Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। भारतीय समय के मुताबिक 28 मार्च 2026 की रात को यूएस फ्लीट फोर्सेस कमांड यानी अमेरिकी नौसेना का कमांड जो बेड़े यानी फ्लीट ऑपरेशंस को संभालता है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड क्रोएशिया के स्प्लिट पोर्ट यानी समुद्री बंदरगाह पर पहुंच गया है। तो अब जिस वॉरशिप की बात हो रही है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, ये क्रोएशिया गया क्यों है, इसकी खासियत क्या क्या है, और ईरान में जो यूएस इजराइल के साथ जो जंग चल रही है ईरान में, उसको लेकर इसकी क्या अहमियत है, ये सारी जानकारी हमारे साथी मानस देंगे। मानस इन सभी डिफेंस मामलों में काफ़ी अच्छी खासी रुचि रखते हैं। और मानस, सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ये क्या है और इसकी खासियत क्या है? देखिए, अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति थे जेराल्ड आर फोर्ड, उनके नाम पे इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम रखा गया है। बहुत बड़ा और बहुत विशाल न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। न्यूक्लियर पावर्ड, देखिए लोग हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि न्यूक्लियर, जरूरी नहीं कि वो न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम हो। उसकी जो पावर होती है, जो पावर जनरेट होती है, जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं भारत का INS विक्रांत, डीजल पावर्ड है ये। उसी तरह जेराल्ड फोर्ड में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, A1B नाम है उन रिएक्टर्स का। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, उससे उनको पावर मिलती है और उसके पिस्टन्स घूमते हैं और उसके बाद जहाज़ का प्रोपेलर घूमता है, जो पंखी होती है पीछे, उससे जहाज़ आगे बढ़ता है। जेराल्ड फोर्ड की सबसे बड़ी खासियत यही न्यूक्लियर पावर्ड है, क्योंकि ये एक बार अगर पानी में गया तो इसको अगर बहुत भारी कोई दिक्कत ना हो, जो कि अभी हो गई है, तो 20 से 25 साल तक इसको वापस बेस पे जाने की जरूरत नहीं है। ईरान के साथ लड़ते वक्त ही बड़ी दिक्कत हो गई। लड़ते वक्त हो गई। अब उनका तो कुछ और कहना है कि ये एक दुर्घटना थी। ये नॉन कॉम्बैट एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था कि नॉन कॉम्बैट एक आग लग गई थी, जो लॉन्ड्री, जो कपड़े धोने की जगह होती है। हाँ, कपड़े धोने से याद आया नावेद, ये पूरा एक चलता फिरता मिलिट्री बेस कह सकते हैं आप इसको। इसकी लंबाई करीब करीब 337 मीटर इसकी लंबाई होती है। इस पे एक साथ अगर आप मैन और अनमैन दोनों तरह के फाइटर जेट्स को ले लें, जो विमान होते हैं अलग अलग तरह के, जो लोग उड़ाते हैं, कुछ होते हैं ड्रोन्स होते हैं जिनको हम आम भाषा में कहते हैं, दोनों को मिला दें तो ये 90 एयरक्राफ्ट तक एक बार में हैंडल कर सकता है। 90 एयरक्राफ्ट हैंडल कर सकता है। और ये इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये एक छोटे मोटे देश को तो तबाह कर सकता है ये अकेले। उसके अलावा आपने वैसे न्यूक्लियर रिएक्टर पावर्ड की बात की, तो दर्शकों के लिए, आम दर्शकों के लिए अगर समझाना चाहें तो जिस तरह आप अपनी बाइक में, कार में ईंधन डलवाते हैं, पेट्रोल डीजल, उससे गाड़ी चलती है, उसी तरह ये जो जेराल्ड आर फोर्ड है वो न्यूक्लियर फ्यूल के थ्रू चलता है। न्यूक्लियर फ्यूल उसमें डालता है, उसमें वो नहीं है, न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता वो। उसका जो पेट्रोल डीजल है वो न्यूक्लियर वाला है ना जी। और आपने एक और चीज़ कही कि एक नॉन कॉम्बैट उसमें वो बताने की क्षति पहुंची है, तो ये इसकी टाइमिंग भी सोचने वाली बात होगी कि लंबे वक्त तक के जो वॉरशिप रह सकती है पानी में बिना किसी दिक्कत के, उसको युद्ध के वक्त ही कैसे एक नॉन कॉम्बैट दिक्कत, वो भी लॉन्ड्री में उनके दिक्कत हुई है। मतलब जहाँ कपड़े धोने की जगह है, तो अब कपड़े धोने में क्या वो अब कोयले, अब यूएस, देखिए हमारे भारत में तो है कि कोयले से कपड़े प्रेस करते हैं, यूएस में तो शायद ये सुविधा नहीं है, तो शायद किसी और खैर कारण जो भी हो, वो उनकी बात है, वो इनका इंटरनल है, इंक्वायरी भी होगी इस पे। तो वो क्रोएशिया में अभी चला गया है। इसके अलावा इस जहाज, मतलब ये जो कैरियर है, पहली बात ये अकेला नहीं चलता है, एक जैसे ना पूरी फैमिली होती है जहाज़ों की। इसको कहते हैं CBG, कैरियर बैटल ग्रुप। तो जेराल्ड आर फोर्ड का जो कैरियर बैटल ग्रुप है, उसमें फ्रिगेट्स होंगे, कुछ जंगी जहाज जो होते हैं उनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है, हथियार, सेंसर्स और काम, जो अलग अलग काम होते हैं सबके, उस हिसाब से उनको फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और कॉर्वेट्स में बांटा जाता है जहाज़ों को। क्रूजर्स भी होते हैं, कुछ काफ़ी बड़े साइज़ के जो जहाज़ होते हैं क्रूजर्स होते हैं। तो फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर्स, कॉर्वेट्स, इसके अलावा जो इसके साथ सबमरीन्स भी चलती हैं। यानी ये पूरा कैरियर बैटल ग्रुप एक पूरा बेड़ा होता है, इसीलिए इसको फ्लीट कहते हैं। ये अकेला नहीं चलता कभी, और इसीलिए शायद किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारे विक्रांत का भी है, विक्रमादित्य का भी है, हर एयरक्राफ्ट कैरियर का अपना एक CBG होता है। इसीलिए इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आप इस पर पहुंचेंगे, इससे पहले आपको कई सारी कॉर्वेट्स, कई लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम, उसके अलावा कई सारी सबमरीन्स। हाँ, यहाँ न्यूक्लियर का डिटरेंस की जो बात आती है, इसके साथ जो सबमरीन्स चलती हैं नावेद, इसके साथ जो कॉर्वेट्स और जो फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर चलते हैं, उनमें न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता होती है। और इस वजह से ये और ख़तरनाक हो जाता है ये फ्लीट, क्योंकि
एरियल हमला ये करते हैं, ये तो हवाई हमले के लिए मुख्य तौर पे यूज़ होते हैं, जेराल्ड फोर्ड और कोई भी कैरियर, कि आप पे इससे टेक ऑफ किया जहाज़ों ने, गए और दुश्मन की टेरिटरी में हमला किया, फिर वो वापस आ गए। लेकिन अब जब दुश्मन का हमला होगा तब ये अपने आप को बचाने में इस पे कोई एयर डिफेंस के एसेट्स तो हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक लो। तो उसके लिए अलग अलग लेयर्स में कई तरह के जंगी जहाज़ होते हैं, सबमरीन्स होती हैं जो कभी नज़र नहीं आएंगी आपको, इतनी साइलेंट होती हैं वो, इतनी स्टेल्थ होती हैं कि दुश्मन के रडार और सोनार वेव्स भी उसको ढूंढना मुश्किल होता है। तो निश्चित तौर पे देखिए जेराल्ड आलफोर्ड एक बहुत शानदार, मतलब इंजीनियरिंग का बहुत शानदार नमूना है मिलिट्री वर्ल्ड में, बहुत तारीफ होती है इसकी, होनी भी चाहिए जो चीज़, मतलब हाँ ये बात है कि अब इसकी जो टाइमिंग आप कह रहे थे कि ईरान से जंग के बीच में ही लॉन्ड्री में आग लगना, नॉन कॉम्बैट फायर, तो ईरान तो बार बार कह रहा है कि उसने लगातार अब्राहम लिंकन को भी हिट किया। हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे थे कि उन्होंने 100 मिसाइलें दागी हैं अब्राहम लिंकन पे। तब अगर ईरान ने 100 मिसाइलें अब्राहम लिंकन पे दागी हैं, ये ट्रंप का दावा है, और उन्होंने कहा कि हर मिसाइल का हमला मतलब विफल कर दिया उन्होंने, उनके एयर डिफेंस ने रोक लिया। लेकिन अगर वो अब्राहम लिंकन पे 100 मिसाइल दाग सकते हैं तो क्या वो 200 मिसाइल, और ये मतलब ये सवाल है कि वो 200 मिसाइलें और शायद जेराल्ड फोर्ड पे भी दाग सकते हैं, और हो सकता है। देखिए डिफेंस में, खासकर एयर डिफेंस में जो इंटरसेप्शन की बात होती है 100% कुछ नहीं होता। इजराइल का आयरन डोम निश्चित तौर पे दुनिया का सबसे बेहतर सिस्टम है, आज की तारीख में वो सबसे बेहतर सिस्टम है, लेकिन 100% कुछ नहीं होता एयर डिफेंस में। इस वजह से शायद हो सकता है, ईरान के ओर से क्लेम्स भी हैं कि देखिए वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी तो चल रही है ना नावेद, कि अगर ये पीछे गया, भले अच्छा आप देखिए कि भले ही वो एक नॉन कॉम्बैट कारण से पीछे गया हो, लेकिन ईरान के लिए एक साइकोलॉजिकल यहाँ बढ़त मिलती हुई दिखती है वॉर में। दुनिया जब ये खबर सुनती है तो यही आता है कि भाई यूएस को अपना एक युद्धपोत, अपना वॉरशिप वापस ले जाना पड़ा, और मरम्मत के लिए वापस ले जाना मरम्मत के लिए। अब ये मरम्मत जहाँ शब्द आता है तो उनको लगता है नहीं ये तो ऐसे वैसे, क्योंकि पब्लिक का परसेप्शन है ना, पब्लिक हम आप खबर पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर जाते हैं, देखते हैं, हम फ्लीट के बयान सुनेंगे, हम ईरान के साइड भी सुनेंगे, लेकिन जैसे आम पब्लिक है उसने हेडलाइन जैसे ही देखी तो उसको लगा कि ये तो लग रहा है खराब कर दिया इन्होंने मार के, और इतने बड़े एसेट का अगर आप मतलब लॉस होता है। बात आती है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लाइट कैरियर जो है, जो जेट कैरियर बोलते हैं उसको, तो वो उसकी जब बात आती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है आम जनता के लिए। और ये सिर्फ अकेले नहीं चलता, अगर एक कैरियर बैटल सीबीजी के होते हुए भी अगर इसको पीछे कर दिया जाए तो फिर मतलब ये अमेरिका के लिए वाकई में एक के बाद एक सेटबैक्स दिख रहे हैं उसको, मतलब एसेट्स के तौर पे भी, साइकोलॉजिकली भी अमेरिका को एक के बाद एक सेटबैक्स मिल रहे हैं, क्योंकि जेराल्ड आलफोर्ड मतलब उसकी एक शान है अमेरिकन आर्मी की। यूएस नेवी उसको बड़े गर्व से ओन करती है कि वी ऑन दैट। CVN 78 मेरे ख्याल से इसका हल नंबर है, जो हर जहाज़ का एक कोड होता है, जैसे विक्रांत का R11 है हमारे, तो CVN 78 इसका है। और इसके अलावा जो मतलब USS निमिट्स हैं इनके पास, अब्राहम लिंकन है, कई सारे ऐसे शानदार एयरक्राफ्ट, 10 से ज़्यादा इनके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, और उसमें से एक का एक नॉन कॉम्बैट फायर से, मतलब ये बात थोड़ी सी अटपटी लग सकती है। जी मानस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक बहुत अहम है यहाँ पर अमेरिका के लिए, और इसी को लेकर अमेरिका की जो नेवल फोर्सेज है, जो यूरोप और अफ्रीका में पब्लिक अफेयर्स देखते हैं, उसने भी एक जानकारी दी थी। तो वहाँ से जो रिपोर्ट आई है उसके हवाले से मैं कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दे दूँ यहाँ पर। उसमें लिखा है, इस रिपोर्ट में लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड CVN 78 जो आप कह रहे थे, वो 28 मार्च 2026 को क्रोएशिया के स्प्लिट शहर पहुंचा। ये जहाज US 6th फ्लीट यानी अमेरिकी नौसेना का वो बेड़ा है जो यूरोप और भूमध्य सागर क्षेत्र में ऑपरेट करता है। उसके ऑपरेशनल क्षेत्र में निर्धारित तैनाती पर है ताकि इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की वॉर फाइटिंग इफेक्टिवनेस यानी युद्ध क्षमता, घातक शक्ति और तैयारी को मजबूत किया जा सके। ये यूएस का कहना है। उसमें यह भी कहा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा ये जेट कैरियर वॉरशिप 28 मार्च को क्रोएशिया के स्प्लिट पोर्ट पर लंगर यानी एंकर डाल चुका है, और इससे पहले यह जहाज एड्रियाटिक सी से होते हुए ग्रीस के सौडा बे से आया, जहां 23 से 26 मार्च के बीच इसने एक वर्किंग पोर्ट स्टॉप किया था, यानी वहां पर वर्किंग पोर्ट बनाया था। और ऐसी जगह जहां तकनीकी ठहराव लिया जाता है, जहां जहाज को सप्लाई, ईंधन और मेंटेनेंस मरम्मत दी जाती है, तो वो उसने बनाया था। और ये मौजूदा तैनाती के दौरान स्प्लिट में USS जेराल्ड आर फोर्ड की दूसरी यात्रा, यानी वो दूसरी बार स्प्लिट पोर्ट जा रहा है क्रोएशिया के। इससे पहले ये जहाज 21 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच इसी शहर में आया था, स्प्लिट में, जहां निकोल मैकडोनाल्ड
मैग्रो जो क्रोएशिया में अमेरिकी राजदूत हैं, उन्होंने इसका दौरा किया था। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन डेविड स्कारोसी ने कहा कि क्रू स्प्लिट पोर्ट में वापस आकर बेहद उत्साहित है क्योंकि उन्हें मेहनत के बाद आराम का मौका मिला है। यहाँ पर आप मानस समझ सकते हैं कि क्या मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है कि एक तरह से इसको भी पॉजिटिवली दिखा रहे हैं कि क्रोएशिया गए हमने बहुत मिशन में बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है, सब कुछ किया है और अब हम फाइनली हम घर जा सकते हैं। मतलब वो बैकफुट में एक तरह से नहीं आ रहे हैं, वो तो वहां जाकर उत्साहित हैं, ये भी दिखा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि अक्टूबर में पहली यात्रा के बाद से उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत अचीव कर लिया, जो आप अभी कह रहे थे। और ये भी कहा कि हम क्रोएशिया कम्युनिटी के बेहद आभारी हैं कि उन्होंने अपने ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर स्प्लिट को एक बार फिर से हमारे लिए खोला। सूडा बे में जहाज पर विदेश में तैनात जो मरम्मत केंद्र की टीम है, मेंटेनेंस सेंटर की टीम, जिसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, जहाज डिजाइन विशेषज्ञ, आर्किटेक्ट्स हैं और अन्य एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। तो इन सभी तरह के एक्सपर्ट्स ने मिलकर जहाज की मरम्मत का एनालिसिस किया। इसके साथ ही जहाज की लॉन्ड्री फैसिलिटीज में लगी आग की घटना की भी जांच सैन्य और नागरिक एजेंसियां कर रही हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, मानस आपने कहा था। तो जहाज के स्टाफ और लोकल इंडस्ट्रियल पार्टनर्स ने आग से प्रभावित 7 कंपार्टमेंट्स की मरम्मत का काम किया है। ये जानकारी अमेरिका की ओर से दी गई है। और ये बर्दिंग कंपार्टमेंट्स हैं जहां सैनिक रहते, खाते, सोते हैं। तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं कि जहां कपड़े धोते हैं और जो ये सारी चीजें करते हैं, वहां पर आग लगी है। तो ये जानकारी सभी यूएस की तरफ से दी गई है। और साथ में ईरान भी इस वक्त अपनी पीठ थपथपा रहा है कि उन्होंने यूएस का भारी नुकसान करा दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, मरम्मत के बाद क्या अमेरिका का ये वॉरशिप वापस वहीं पर तैनाती के लिए भेजा जाता है, जिसकी संभावना अभी फिलहाल नजर आ रही है। और इसके अलावा अमेरिका ने अपना एक और वॉरशिप वहां पर तैनात कर दिया है। आप जानते हैं 3500 उनके मरीन्स के साथ भेज दिया है जी। यूएसएस ट्रिपोली उसका नाम है और मरीन्स के साथ वो हमने कुछ दिन पहले जब ये यूएसएस ट्रिपोली को वहाँ से डिप्लॉय करने की बात आई थी, तो हमने ललन टॉप पे ही इस चीज़ को कवर भी किया था कि जापान के ओकिनावा से उसको रवाना करके जो 31st मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट है, MEU जो है यूएस आर्मी की, यूएस फोर्सेस की, सॉरी, वो मरीन्स थोड़े से यूएस आर्मी नेवी एयरफोर्स से एक अलग ही यूनिट उनको माना जाता है। तो उनको भेजा गया है यूएसएस ट्रिपोली के जरिए। यूएसएस राफेल पेराल्टा नाम का भी एक जहाज़ है उनके साथ, और भी कई छोटे बड़े जहाज़ हैं जिनकी प्रॉपर जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ यूएसएस ट्रिपोली जो एम्फीबियस जहाज है उनका, उसको भेजा गया। तो ग्राउंड इन्वेजन की संभवतः तैयारी है। हाँ, तो उस पर भी हम लोगों ने और डिटेल में एक वीडियो किया था जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज भी उस पर बातचीत की थी क्योंकि अभी अभी हाल ही में कुछ घंटों पहले ही अमेरिका ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया था कि वो 3500 मरीन्स और सेलर्स को वहाँ पर भेज रहे हैं। तो ये सारे तमाम अपडेट्स चल रहे हैं वॉर के, जिससे ये समझ में आ रहा है कि इस बीच यूएस इसराइल की जो वॉर है ईरान के बनाम, वो अभी थमती हुई नजर नहीं आ रही है और ईरान भी बैकफुट पे नहीं दिख रहा है। और इस तरह के एक साइकोलॉजिकल मैसेजेस भी लगातार दिए जा रहे हैं। ये किस ओर जाते हैं, किस दिशा में जाते हैं, इस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। इस वॉर से जुड़े जो भी बड़े अपडेट्स हैं वो आगे भी हम आपके लिए इसी तरह लाते रहेंगे। हमारे साथी मानस ने जो भी जानकारी दी आपको, उस पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर दानिश, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।